मुंबई से सटे वसई विरार और नालासोपारा में सीरियल किलर ने आतंक मचा दिया था। 5 महीनों में कई मामले दर्ज हो चुके थे। वो बड़ी लड़कियों को नहीं, लगभग 8, 9, 10 साल की लड़कियों को शिकार बनाता था। पुलिस हैरान रह गई थी। उसे 4 महीनों से उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। फिर पुलिस किस तरह इसे गिरफ्तार करती है और इसको कैसे अपने कब्जे में लेती है, आइए ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूँ। मुंबई से सटा वसई विरार नालासोपारा। मुंबई में लगातार जनसंख्या बढ़ने लगी। उसके बाद वसई विरार नालासोपारा तेजी से डेवलप होने लगा और यहाँ की भी आबादी तेजी से बढ़ने लगी और यहाँ पर भी अब लगभग 30 लाख की जनसंख्या हो चुकी है। यहाँ पर भारी तादाद में उत्तर भारतीयों का भी जमावड़ा है, बसेरा है। आपको बता दें, इसी इलाके में यानी वसई विरार नालासोपारा में सीरियल रेपिस्ट घूम रहा था और पुलिस के लिए उसे पकड़ना एक चुनौतीपूर्ण काम हो गया था। नालासोपारा में एक लोकेलिटी है तुलिंज और वहां पर पुलिस स्टेशन भी है, तुलिंज पुलिस स्टेशन। इस पुलिस स्टेशन में 5 अक्टूबर 2023 को एक मामला दर्ज होता है। मामला ये था कि एक 8-9 साल की बच्ची का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने 354 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई, लेकिन पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने में असफल रही। धीरे धीरे समय बीत रहा था। 1 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाती। फिर एक खबर आती है वसई विरार से। नालासोपारा का एक पिलहार पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन में एक और मामला दर्ज होता है। वहां पर दर्ज होता है कि एक 8-9 साल की बच्ची के साथ फिर दुष्कर्म हुआ है। पुलिस फिर मामला दर्ज करती है, फिर आरोपियों की धरपकड़ में जुट जाती है। लगातार 1-1.5 महीने में 2 मामला दर्ज हो चुका। ये तो मामले दर्ज हो रहे हैं कि पुलिस स्टेशन में मामले दर्ज हुए हैं, और कितने मामले हुए होंगे, जो मामले दब गए हैं उसकी तो बात नहीं। लगातार 1.5 महीने में 2 मामले दर्ज हो गए। अब पुलिस की टीम एक्शन में आ गई कि गिरफ्तार करना अब जरूरी है। अब पूरी पुलिस की टीम उन रेपिस्टों को गिरफ्तार करने में हर कोशिश करती है। तो पुलिस जब मुखबिरों को भी एक्टिव करती है, फिर पुलिस को मुखबिरों के द्वारा पता चलता है कि जो रेपिस्ट है वो उत्तर प्रदेश में है। तो पुलिस यहाँ की तुरंत यहाँ से रवाना होती है और उत्तर प्रदेश पुलिस को भी उसे हिरासत में लेने की सूचना और जानकारी देती है। तो वहां पर भी उत्तर प्रदेश STF स्पेशल टास्क फोर्स भी एक्शन में आ जाती है और उस आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है और यहाँ से पिलहार पुलिस स्टेशन की टीम को उसे सुपुर्द कर देती है। अब पिलहार पुलिस स्टेशन को पुलिस उस रेपिस्ट को लेकर आती है। अब उस रेपिस्ट से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि ये तो सिर्फ पिलहार क्षेत्र के अंदर ही रेप किया था, यानी जो तुलिंज के अंदर मामला दर्ज हुआ है उसमें इसका हाथ नहीं है। अब पुलिस के हाथ फिर खाली थे कि तुलिंज के अंदर जो रेप हुआ है बच्ची के साथ वो किसने किया। फिर तुलिंज पुलिस स्टेशन की टीम जांच जारी रखती है कि जो तुलिंज क्षेत्र में रेप हुआ है उसे पकड़ा जाए। फिर लगभग धीरे धीरे 2-3 महीनों का समय गुजर जाता है। नया साल आ जाता है 2024 का भी 1 महीना जनवरी बीत जाता है। 13 फरवरी को एक और मामला दर्ज होता है नालासोपारा की अचोली पुलिस स्टेशन के अंदर। इस पुलिस स्टेशन में भागते भागते कुछ लोग आते हैं और घबराए हुए रहते हैं और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी देते हैं। वो लोग बताते हैं कि हमारी बच्ची छोटी जो 8 साल की है वह गई थी ट्यूशन, यानी क्लासेस 12:30 बजे का समय था, लगभग 12:15 का समय था, 12:15 दोपहर का समय। परिवार वाले घर में सो रहे थे, बच्ची क्लासेस के लिए बाहर गई थी। अब बच्ची क्लासेस के लिए बैग लेकर बाहर गई थी और जब क्लासेस में पहुंची तो उसे पता चला कि वो अपना चश्मा भूल गई है, यानी जो उसे कम दिखता था शायद, तो उसका चश्मा वो शायद भूल गई थी। तो बच्ची वापस आती है, अपने घर दौड़कर आती है भागकर अपना चश्मा लेने, और चश्मा लेती है और फिर भागकर यानी क्लासेस जाती है। फिर रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है उसे, और वो व्यक्ति उसे उठाकर यानी गोद में उठाकर उसे लेके जाता है और आगे जाकर एक बिल्डिंग के टेरिस पर चढ़ जाता है। टेरिस पे चढ़ने के बाद वो लड़की के साथ दुष्कर्म करता है। वो 8 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की सारे हदें पार करता है। उसके बाद जैसे ही लड़की चीखती है, चिल्लाती है, आस पड़ोस वाले आवाज सुनते हैं, भागे दौड़े पूरे बिल्डिंग के लोग उस इमारत पर जाते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन आरोपी इतना चालाक था, इतना शातिर था कि वो लोगों को देखकर ही वहां से तुरंत इस तरह भागता है कि लोग जब तक पकड़ते वहां से फरार हो चुका था। लोग उसे पीछे पीछे उसके दौड़ते हैं, रोड पर दौड़ते हैं उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वह उनके हाथ से निकल जाता है और वो फिर तुरंत एक रिक्शा पकड़ता है और भाग जाता है। और ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और मामला दर्ज कराते हैं और ये पूरी कहानी जो मैं अभी बताया पुलिस वालों को बताते हैं। अब पुलिस पूछताछ करती है कि वो पहरा क्या था, यानी कपड़ा क्या पहरा था। तो पुलिस को वो बताते हैं कि ये लोग वो पीली टी-शर्ट पहना था और एक जींस पहना था।
अब लगातार नाला सोपारा में रेप की घटनाएं बढ़ रही थी। लगातार ये दूसरा मामला दर्ज हो चुका था, जो एक तो अनसॉल्व है तुलिज के अंदर पहले से ही, और अब ये एक और मामला दर्ज हो चुका अचोले में, और एक छोटी बच्चियों के साथ हो रहा है। यानी पुलिस के सामने कनेक्शन लग रहा था कि कुछ तो कुछ काला है दाल में, यानी सिर्फ बच्चियों को उठा रहा है, यानी रेपिस्ट एक ही है, ऐसा पुलिस को लग रहा था। अब पुलिस क्या करती है, जांच में जुड़ती है। पुलिस पहले पता करती है कि जिस रिक्शे में बैठा उस रिक्शे वाले का पता लगाती है कि जिस रिक्शे जब लोग दौड़ा रहे थे तो वो रिक्शा पकड़ता है, तुरंत भाग जाता है। उस रिक्शे वाले की तलाश में पुलिस वाले जुटते हैं। पुलिस और रिक्शे को किसी तरह खोज के निकालती है। पहले सीसीटीवी उस इलाके जहाँ पे रिक्शा पकड़ा वहाँ के लोग बताते हैं, तो वहाँ का सीसीटीवी निकालती है उस समय का, और सीसीटीवी की मदद से उस रिक्शे का नंबर निकालती है, और रिक्शे के नंबर से आरटीओ से मदद ली जाती है, और आरटीओ की मदद से रिक्शे का मालिक का जो भी है इन्फॉर्मेशन वो निकालती है और उससे कॉन्टेक्ट करती है, और कॉन्टेक्ट करके अब रिक्शे वाले से पूछताछ शुरू होती है कि रिक्शा वाले से कुछ जानकारी मिल जाए इस रेपिस्ट के बारे में। रिक्शे वाले से पुलिस सवाल जवाब शुरू करती है और उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाती है कि तेरे रिक्शे में ही ये बैठ रहा है, ये आरोपी जो भाग कर आ रहा है। तो रिक्शा वाला पूछता है क्या हुआ, तो रिक्शे वाले से पुलिस सवाल करती है कि ये भाग कर आया, उसे तू कहाँ छोड़ा और कब बैठा, उससे क्या बातचीत हुई, उसका रवैया क्या था, सब कुछ उससे बारे में पूछताछ की। रिक्शा वाला बताता है कि वो भाग भाग कर हाफते हुए रिक्शे में बैठ गया और बोला स्टेशन चलो। तो रिक्शे वाला बोला क्या हुआ है, बताइए कौन से स्टेशन जाना है। तो वो बताता है कि नाला सुपारा स्टेशन, जल्दी चलिए। तो नाला, इससे तो पैसे से मतलब था और उसको भाड़ा मिल जाता है। रिक्शे वाला भी तुरंत चालू करता है रिक्शा और नाला सुपारा स्टेशन पर उसको छोड़ देता है और वहाँ पर तुरंत उसे भाड़ा देता है और वो रेपिस्ट आगे बढ़ जाता है। अब पुलिस अब करे तो करे क्या, रिक्शे वाले से तो ज़्यादा जानकारी नहीं मिली, बस ये पता चला कि वो नाला सुपारा स्टेशन उसको छोड़ा है। अब पुलिस 13 फरवरी के दोपहर का उस समय से जब रिक्शा वाला छोड़ा उस टाइम ड्यूरेशन से सारे सीसीटीवी खंगालती है, तो वो रेपिस्ट कैमरे में यानी स्टेशन के कैमरे में दिखता है। यानी वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, यानी नाला सुपारा स्टेशन में एंटर कर रहा है, वो पुलिस को दिखता है। पुलिस अब उसे ट्रेस करती है, यानी कैमरे का जगह जगह उसको ट्रेस करती जाती है। अब नाला सुपारा स्टेशन चढ़ता है और फिर बीच में जाता है, प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता है। पुलिस को लगता है कि ट्रेन पकड़ेगा, लेकिन अचानक एक ट्रेन आती है और भीड़ में वो फिर गुम हो जाता है। पुलिस को तो सीसीटीवी से ये पता चल गया था कि वो नाला सुपारा स्टेशन से ट्रेन नहीं पकड़ा, अचानक गायब कहाँ हो गया। पुलिस अब ये खोज रही है कि वो अचानक कहाँ गायब हो गया। तो पुलिस नाला सुपारा के सारे सीसीटीवी खंगालना शुरू करती है, उस स्टेशन नाला सुपारा स्टेशन के सारे सीसीटीवी, हर कोने का सीसीटीवी कि वो कहीं यानी ट्रेन नहीं पकड़ा तो गया कहाँ हो। अब पुलिस को फिर दिखता है कि वो नाला सुपारा स्टेशन के वेस्ट की तरफ निकल रहा है, यानी वेस्ट की तरफ जा रहा है, यानी ईस्ट में कांड करके वेस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो पुलिस को पता चल जाता है कि वेस्ट की तरफ। अब वेस्ट में कहाँ गया कुछ पता नहीं। अब पुलिस क्या करती है, दूसरे दिन का ट्रेस करती है, यानी अब दूसरे दिन का देखती है कि क्या ये आरोपी ट्रेन नहीं पकड़ा, वेस्ट में गया तो अक्सर आता जाता होगा, यानी ये नाला सुपारा का ही रहने वाला है, यानी ईस्ट या वेस्ट में कहीं तो रहता है, ट्रेन नहीं पकड़ा, यानी बाहर का नहीं है, ये अंदर का ही है, नाला सुपारा स्टेशन पर ही, यानी नाला सुपारा क्षेत्र में ही कहीं रहता है। अब पुलिस क्या करती है, सारे सीसीटीवी यानी पूरे दिन का सीसीटीवी चेक करती है, लगातार 3 दिन का, कि उस आरोपी को ट्रेस करने की कोशिश करती है कि वो नाला सुपारा स्टेशन पर जरूर आएगा अगर यहाँ पर रहता है तो फिर पुलिस को दूसरे दिन भी वह दिखता है सीसीटीवी में कि वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, यानी ईस्ट वेस्ट की तरफ वो जाते हुए दिखता है दूसरे दिन में। फिर तीसरे दिन में जब पुलिस ट्रेस करती है तो फिर वो आरोपी दिखता है, लेकिन वो आरोपी इस बार अकेला नहीं था, कोई और भी लड़का, कोई और भी युवक उसके साथ था मौजूद, वो दोनों साथ में आ रहे थे। अब पुलिस को तो इसके बारे में तो कुछ पता नहीं, अब उस युवक को उठाती है पुलिस, किसी तरह मुखबिरों को एक्टिव करती है और इसकी जानकारी निकालती है। अब उस युवक को उठाती है, अब उस युवक से पूछताछ शुरू करती है कि ये कौन है, सीसीटीवी दिखाती है और बोलती है जो तेरे साथ आ रहा है वो कौन है। तो उससे वो बताता है कि वो तो पड़ोस में ही रहता है, उसका नाम है बगावत। अब उसका नाम पता चलता है कि उसका नाम है बगावत। अब पूरा नाम पूछते हैं पुलिस वाले, तो पूरा नाम बोलता है मुझे नहीं पता, उससे बगावत बुलाते हैं, मैं भी बगावत बुलाता हूँ, मुझे मिल गया था, साथ में आए। अब ये जानकारी देता है। अब पुलिस उसे बोलती है उसका घर बता, तो पुलिस अब उसको लेकर उसकी घर पहुंचती है नाला सुपारा वेस्ट में, जो एसटी बस डिपो के पास एक झोपड़पट्टी है उसके अंदर रहता है। तो पुलिस जब वहां पर जाती है उस घर में, झोपड़पट्टी में, तो वहां पर एक औरत होती है और एक छोटी सी बच्ची होती है। तो पुलिस सोचती है ये कौन है। तो पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है तो वो बताती है कि मैं उनकी पत्नी हूँ और ये मेरी बच्ची है। फिर उनसे पूछताछ की जाती है कि तुम्हारा पति किधर है, तो बताती है कि मेरा पति अब मेरी सास के यहाँ
कल्याण में ठाकुरली के पास गया है, जहाँ मेरी सास रहती है वहाँ गया है। अब पुलिस ट्रेस करती है और ट्रेस करने के बाद अब पुलिस क्या करती है, कल्याण रवाना होती है दादी के पास, उसके जहाँ पर वो गया है। पुलिस वहाँ पहुँचती है, पुलिस की पूरी टीम, लेकिन वहाँ से वो पहले ही फरार हो चुका है। उससे पहले ही उसके परिवार यानी उसकी पत्नी सूचना दे दी कि पुलिस तुम्हें खोज रही है, और वहाँ से वो फरार हो गया। जब तक पुलिस पहुंची तब से वहाँ से रवाना हो चुका था। अब पुलिस की पूरी टीम अब उसे ट्रेस करने की कोशिश करती है कि अब गया तो गया कहाँ, अब तो दादी भी नहीं है, कोई सूचना भी नहीं है। अब पुलिस क्या करती है, ठाकुरली जो उसकी दादी है उसका नंबर मांगती है और उसका पूरा नाम पूछती है, तो पता चलता है उसका पूरा नाम बगावत मारवाड़ी है, बगावत चंद्र मारवाड़ी इसका नाम है। अब पुलिस नाम पता चल गया और पुलिस को उसका मोबाइल नंबर भी मिल गया। अब मोबाइल नंबर को जैसे वो पुलिस लोकेशन ट्रेस करती है क्राइम ब्रांच की टीम, तो पुलिस को उसका लोकेशन मिल जाता है। लोकेशन काफी तेजी से चेंज हो रहा था, तुरंत रिसेंटली चेंज हो रहा था, यानी 10-5 मिनट में ही उसका लोकेशन बता रहा है वसई, तो कभी विरार, विरार से डायरेक्ट पालघर, यानी उसका लोकेशन बार बार बदल रहा था। तो पुलिस सोचती है कि लोकेशन इतना तेजी से कैसे बदल रहा है, यानी उसके पास गाड़ी है या कुछ है। तो जो पुलिस को पता चलता है, यानी जब और रिसर्च करती है और सर्च करती है, तो पता चलता है कि वो किसी ट्रेन के अंदर है। अब उस रूट की ट्रेन को ट्रैक करती है पुलिस, तो पता चलता है कि अजमेर जाने वाली एक ट्रेन है, अजमेर एक्सप्रेस कोई ट्रेन है, उसके अंदर वो बैठा है, यानी वो गुजरात होते हुए अजमेर जाएगी। अब पुलिस उस ट्रेन को ट्रेस करने की कोशिश करती है, यानी पुलिस सोचती है कि वो महाराष्ट्र पार कर रहा है तो जरूर गुजरात में पहले एंटर करेगा, तो पुलिस सोचती है कि पहले उसे गुजरात पे ही दबोच लिया जाए, कहीं और जाए। तो पुलिस उसे पीछे लग जाती है। पुलिस की पूरी एक टीम ट्रेन से रवाना होती है और एक अपने प्राइवेट वाहन के साथ पुलिस की टीम उसे गिरफ्तार करने रवाना होती है। और यहाँ पर पुलिस की टीम गुजरात पुलिस से भी मदद मांगती है उसे गिरफ्तार करने के लिए। अब जैसे ही वो सूरत पहुंचता है, और सूरत में जब पुलिस वहाँ पे ट्रेस करती है, तो वो सूरत में ट्रेन से उतर जाता है। ट्रेन से उतरने के बाद तुरंत पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद उसे वापस पुलिस स्टेशन लेके आती है, अचोले पुलिस स्टेशन को सुपुर्द करती है और उससे पूछताछ शुरू की जाती है। आपको बता दें, जब पुलिस पूछताछ की जाती है कि तुमने बच्ची के साथ किया है, तो 13 फरवरी की घटना को तो उसने कन्फेस किया ही, और बाद में एक और घटना का खुलासा किया जो तुलिंज पुलिस स्टेशन में हुआ था 4 महीने पहले, अक्टूबर महीने में 5 अक्टूबर को। वो भी घटना इसी ने अंजाम दिया था, उस घटना को भी, और छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ ये दुष्कर्म करता था। आपको बता दें, पुलिस ने इस रिमांड पर भी लिया और पूरी पूछताछ की इससे, और इसने कन्फेस किया कि उसने इस घटना को अंजाम दिया था। अब अदालत इसे कड़ी से कड़ी सजा जरूर देगी, क्योंकि अब मामला अदालत में जाएगा और अदालत इस पर सुनवाई करेगी, और इसे क्या सजा देनी है अब अदालत में तय होगा। मुझे आशा है कि मैंने जो आज केस बताया आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। फिर मिलूंगा एक नई घटना और एक नए केस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।